इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो। इंसान जब परेशान में पड़ता है तो अपने परेशानी को दूर करने के लिए काफ़ी लोगों से राय मशवरा भी लेता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हो जाते हैं कि उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं की एक गलत फ़ैसले की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम ऐसा कुछ हो जाता है कि इसी की वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों के पैरों तले ज़मीन से खिसक जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल आगे कई लोगों तक पहुंचाया जा सके, अच्छे कंटेंट पहुंचे, और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है लखनऊ शहर, और ठीक उसी के पास पारा थाना पड़ता है, और उसी के करीब कनक विहार एक इलाका पड़ता है। उसी इलाके की रहने वाली होती है रूबी गुप्ता। रूबी गुप्ता जो होती है अपने पति के साथ रहती है। उसके पति का नाम होता है अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता का छोटा सा परिवार होता है। अपने परिवार का गुजारा बसारा करने के लिए पास लखनऊ में जाकर एक मौके पर नौकरी किया करते थे। उनके परिवार जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चल रहा होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 12 अक्टूबर 2019 का टाइम होता है, लेकिन रात का वही लगभग 9:30 बजे का आसपास टाइम होता है। तो रूबी अपनी रोज़मर्रा की तरह जो होता है उस समय कमरे की सफाई या कुछ कार्य में बिजी होती है। तभी उसी के पास एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाती है। जब रूबी देखती है कि उसका अपना भाई है जिसका नाम है श्याम कुमार, जो छोटा भाई है, तभी वह हाँफता डाँपता हुआ कहने लग जाता है कि दीदी अभी हमें इसी वक्त एक सूचना मिली है कि अपना भाई जो है आलोक कुमार का किसी ने अपहरण कर लिया है। और जैसे ही आप बात उधर रूबी सुनती है तुरंत हचौक के बच्चे की रह जाती है। श्याम कुमार से कह देती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि आलोक का अपहरण हो गया है। और इसी बीच श्याम कुमार कह देता है कि अशोक का जो मकान मालिक है सिपाही राम, उसी ने हमें बताया है। और जैसे आप बात सुनती है इधर रूबी हचौक्की बचक्की रह जाती है। वह जानती है कि उसका अपना जो छोटा भाई होता है आलोक कुमार, वह दुल्लू खेड़ा में ही रहता है, और उसका मकान मालिक होता है सिपाही राम। उसको पता होता है कहाँ मकान है। तुरंत रूबी जो होता है उसी समय अपने कुछ व्यवहारियों को साथ लेती है, तुरंत ही दुल्लू खेड़ा पहुँच जाती है। सिपाही राम का एक अपना खुद का फॉर्चून दुकान होता है। मौके पर फॉर्चून दुकान पर बैठा हुआ होता है। रूबी वहां पहुंच जाती है। तुरंत ही अपने भाई आलोक के बारे में उसी सिपाही राम से पूछना शुरू कर देते हैं। अब सिपाही राम जो होता है कहने लग जाता है कि अभी कुछ घंटे वक्त हुए हैं, और यहीं पर तुम्हारा जो भाई होता है आलोक कुमार और उसके अपने कुछ करीबी दोस्त होते हैं, जिसमें बबलू और अरुण यादव और मोनू कनौजिया और साथ में रानू उर्फ होशियार सिंह, यही चारों मिलकर वहाँ पर कुछ आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन उनके बीच कुछ पैक ज़रूर लग रहे थे। और जब लग रहे थे उसी बीच आलोक और साथ में बबलू और उसमें जो था मोनू के बीच कुछ ऐसे हाथापाई हो जाते हैं। होने के बाद इन पांचों में मार पिटाई शुरू हो जाता है। मार पिटाई होने के बाद ये लोग न जाने क्या करते हैं, उसी समय अपने पास एक जिप्सी बुलाते हैं। उसी जिप्सी में आलोक कुमार को लाद के ना जाने कहाँ ले गए हैं। और यह बात जैसी रूबी वहाँ सुनती है एकदम दंग सा रह जाती है। और वो उसी समय आलोक कुमार के जो मकान मालिक होता है सिपाही राम से कह बैठती है कि आखिर तुमने उस समय आवाज़ क्यों न लगाई। सिपाही राम कहने लग जाता है कि हम क्या करें, काफ़ी मजबूर थे, क्योंकि वह लोग काफ़ी हट्टे कट्टे थे। सिपाही राम की आप बात सुनती है तो सिपाही राम तुरंत ही अपने दाएं हाथों से इशारा कर देता है कि वहाँ पर देखो आलोक कुमार का चप्पल टूटा हुआ पड़ा हुआ है। अब रूबी गुप्ता जैसे उस चप्पल को देखते वह पहचान लेते कि हमारे छोटे भाई आलोक कुमार का चप्पल है। उसको अपने हाथों में लेती देखती वह तो पूरी तरह से टूटा हुआ पड़ा है। उस समय वह जो मामला होता है रूबी को काफ़ी हैरान कर जाता है, और इसी हैरानी के चलते वह तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने पारा पहुंच जाते हैं।
अब वहाँ पर थाना प्रभारी मौजूद होते हैं त्रिलोकी सिंह। त्रिलोकी के सामने जाकर इधर रूबी खड़ी हो जाती है, अपने भाई आलोक के बारे में सारी बात बताती है, कहने लग जाती है कि हमारे भाई आलोक का अपहरण हो चुका है। पुलिस उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें कैसे शंका हो रहा है कि तुम्हारे भाई का अपहरण हो चुका है। रूबी कहने लग जाती है कि आखिर में आलोक जहाँ पर रहता है यानी कि दल्लू खेड़ा, वहीं पर एक मकान मालिक रहते हैं जिनका नाम होता सिपाही राम, उन्हीं के मकान में किराए में रहा करता है। लेकिन उन्होंने हमें सारी बात बताई और पुलिस पूछने लग जाती है आखिर तुम्हारे भाई का अपहरण कौन सा कर सकता है। वहाँ पर रूबी जो होती है पुलिस के सामने बेधड़क कहना शुरू कर देती है कि हमारे भाई का अपहरण करने वाला मोनू कनौजिया और बबलू, अरुण यादव और साथ में रानू और एक होता है संतोष, इन्हीं ने चारों ने मिलकर हमारे भाई का अपहरण किया है। यह बात जैसे पुलिस इधर रूबी के द्वारा सुनती है तो वहीं पर जो थाना प्रभारी होते हैं त्रिलोकी सिंह, रूबी की बात सुनकर उसके ही तहरीर पर अपहरण का मुकदमा उन्हीं चारों के ऊपर दर्ज कर लेते हैं और पुलिस की टीम तुरंत जो होती है एक्शन में आ जाती है। इधर रूबी को उधर जो होता आलोक का फ़ोटो लेती है, उसका मोबाइल नंबर लेकर उसको उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती है। लेकिन काफ़ी रात हो चुकी होती है, पुलिस सुबह का इंतजार करती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है उसी बीच पुलिस की जो टीम होती है वह तुरंत ही दुल्लू खेड़ा पहुँच जाती है और वहाँ सिपाही राम को जो मकान होता है उसी मकान पे जा धमकती है। वहीं पर सिपाही राम अपने दुकान पे बैठा होता है। पुलिस उसी के सामने खड़ा होकर इधर सिपाही राम से पूछना शुरू कर देती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। सिपाही राम कहने लग जाता है कि साहब हम तो अपने दुकान पर काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे, लेकिन बाहर हमारे दुकान पर एक चौतरा है, उसी चौतरे पर बैठकर इधर बबलू, मोनू और संतोष और रानू ये सब मिलकर वहीं पर पार्टियां कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार के बीच इधर मोनू और संतोष दोनों एकाएक आलोक के ऊपर टूट पड़ते हैं, काफ़ी बेरहम तरह से उसकी पिटाई करते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद वहाँ पर एक जिप्सी आती है, उसी जिप्सी में ले जाकर मोनू और संतोष और साथ में रानू और यह जो होता है अरुण यादव चारों मिलकर आलोक को जिप्सी में ज़बरदस्ती बैठा देते हैं। बैठाने के बाद ना जाने कहाँ ले गए हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस जैसी यह बात उधर सिपाही राम से सुनती है तो सुनने के बाद उसकी बातों पर पुलिस विश्वास नहीं करती है। पुलिस उसके सामने काफ़ी सवाल जवाब दागना शुरू कर देती है, कहने लग जाती है आखिर तुम यहाँ पर थे, तुमने उस समय अपने मोहल्ले को इकट्ठा क्यों नहीं किया और उस समय तुम्हें हमारे पास फ़ोन करना था। यही सब बात सुनकर इधर सिपाही राम पुलिस की बातों में उलझ जाता, लेकिन शंका की गिरफ्त में पूरी तरह से सिपाही राम बच सा जाता है। पुलिस जो होती है वहाँ खाली हाथ लौट आती है। अब इधर जो होता है आलोक कुमार की तलाशी करने के लिए काफ़ी खबरें लगा देते हैं, यहाँ तक अपनी टीमों को भी अलर्ट कर देती ताकि आलोक कुमार अगर कहीं भी गया होगा तो उसके बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। और पुलिस इसी तरह आलोक कुमार की तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर आलोक कुमार का अता पता नहीं चलता है। लेकिन तभी 13 अक्टूबर 2019 का दिन होता है, वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। इसके ही लखनऊ के पास एक मलिहाबाद कस्बा पड़ता है। वहीं के थाना प्रभारी होते हैं सियाराम वर्मा, उन्हीं के पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला जो व्यक्ति होता है वह राजू होता है। कहने लग जाता है कि साहब भोला खेड़ा और तिलवसुआ के पास एक नाला है जो बीचों बीच होकर गुजरता है, उसी नाले में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी सियाराम इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद अपनी टीम को लेते हैं और उसी घटना पर पहुँच जाते हैं जहाँ राजू ने पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन देखते हैं उस घटना पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुका होता। सियाराम अपनी टीम के साथ उसी डेड बॉडी के पास पहुँचते, उसको पलटते हैं, देखते कहीं पर कोई ऐसा घाव नहीं होता है जिससे लग रहा है इसकी हत्या की गई। लेकिन पुलिस जब वस्त्र को उतारती है देखती है शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट होते हैं, लेकिन गले पर एक गहरा निशान होता है। पुलिस समझ जाती है कि लग रहा है इस हत्या को यहाँ तो अंजाम तो नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी नहीं दिख रहा है जो काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया हो। घटनास्थल जो होता पूरी तरह से जैसे का तैसे पड़ा होता है। पुलिस को पूरा शंका हो जाता है कि इस व्यक्ति को कहीं और मारा गया है, लाकर डम यहाँ तो कर दिया गया है। पुलिस वहाँ बॉडी को काफ़ी मुआयना करती है, काफ़ी लोगों से बॉडी का शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। देखने में उम्र वही लगभग 22 से 25 साल के बीच लग रहा होता है। पुलिस जो होती है तुरंत बॉडी का शिनाख्त करवाने के लिए अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं लखनऊ के एरिया में, सब में फ़ोटो को तुरंत सर्कुलेट करवा देती है और साथ में जिले वाइज भी फ़ोटो को भेजवा देती है। यहाँ तक कि पुलिस के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें काफ़ी सारे पुलिस के थाने के इंस्पेक्टर और सिपाही के नाम भी उसमें दर्ज होते हैं। पुलिस उसी ग्रुप में उस फ़ोटो को पोस्ट कर देती है, लेकिन जैसे पोस्ट कर देती है वह पोस्ट के द्वारा फ़ोटो तुरंत ही वायरल होना शुरू हो जाता है और इसकी सूचना जाकर इधर फारा के थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह को लग जाता है। त्रिलोकी सिंह जो होते हैं
उसी ऑफिस में बैठे होते हैं। उनके पास एक सिपाही लेकर अपना मोबाइल पहुंचता है। वही मोबाइल खोलकर दिखाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ोटो होता है। फ़ोटो देखने में लग रहा था कि आलोक कुमार के बॉडी से मैच कर रहा है। पुलिस जैसे उस फोटो को देखती है तुरंत ही पहचान लेती है कि यह तो कल ही उसकी आई हुई अपनी बहन होती है रूबी नहीं। इसी के बारे में तो अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, आज इसके साथ यह कैसे हो गया। पुलिस जैसे ही यह फ़ोटो को देखती है पहचान करती है। पुलिस इसी बिना पर तुरंत ही रूबी के पास फ़ोन कर देती है। कहने लग जाती है कि हमें एक व्यक्ति की शव जो होता है इसी मलिहाबाद के ही भोला खेड़ा और तिरसुआ के पास मिला है। यह बात जैसे उधर रूबी सुनती तुरंत ही अपने कुछ नाते रिश्तेदारी को साथ लेती है और उसी पारा थाने में पहुंच जाती है। पारा थाने के थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह मौजूद होते हैं और जैसे ही देखते इधर रूबी आई है तो रूबी को अपने साथ लेते हैं और तुरंत ही मलिहाबाद के पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। वहाँ की पुलिस थाने की जो टीम होती है साथ में थाना प्रभारी सियाराम वर्मा रूबी को साथ लेते हैं, अपने जिप्सी में बैठाते हैं और तुरंत ही मोर्चरी लेकर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इधर आलोक कुमार के बॉडी को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया था। लेकिन जैसे उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है, बॉडी को रूबी देखती है तो पहचान भी लेती है क्या तो हमारे छोटे भाई आलोक गुप्ता का डेड बॉडी है। वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ती है। वहाँ पुलिस उससे काफ़ी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर पोस्टमार्टम जब हो जाता है, होने के बाद पुलिस की टीम इधर आलोक के बॉडी को इधर रूबी को पूरे परिवार वालों को सौंप देती है। दाह संस्कार भी कर दिया जाता है और पुलिस इस केस को जानकर काफ़ी संज्ञान से ले लेती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए रूबी के द्वारा दर्ज कराए हुए अपहरण का जो मुकदमा होता है संतोष और अरुण यादव और साथ में मोनू कनौजिया और रानू, इन्हीं चारों के ऊपर जब शंका जाहिर किया गया होता है, पुलिस सबसे पहले इन चारों की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन खबरी के द्वारा इन चारों के बारे में पता लगाना चाहती थी, यह लोग कैसे व्यक्ति थे। खबरी लग जाते हैं पता लगाने के लिए इन चारों के बारे में। तभी पुलिस के सामने एक रहस्यमय बातें आ जाती है। इससे यह पता चल जाता है यह चारों जो होते हैं एक रंगीले किस्म के आदि होते हैं। जहाँ भी जाते हैं कहीं किसी के साथ मार पिटाई कर देते हैं। कई बार यहाँ तो थाने की चक्कर भी लगा चुके होते हैं। अब पुलिस की जो शंका होता है जाकर इन चारों के ऊपर टूट जाता है। लेकिन जब टूट जाता है पुलिस उसी समय जहाँ पर आलोक कुमार रहता था वहाँ जाती है, काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात निकल के आती है। वहाँ के कुछ जो पड़ोसी होते हैं पुलिस के सामने कह देते हैं कि साहब आज से ठीक 2 दिन पहले आलोक के जो अपने मकान मालिक होते हैं सिपाही राम जो होता है आलोक के साथ कुछ झगड़े तकरार किए थे। और पुलिस को जैसे इतना बात पता चलता सिपाही राम को पुलिस जाती उसके दुकान पे अपने कस्टडी से लेती है। लेने के बाद पुलिस की टीम इधर जो होती है 17 अक्टूबर 2019 को थाने ले आती है। इधर सिपाही को जब थाने में बैठाती है, सिपाही जैसे पुलिस को देखता है एकदम थर थर काँपना शुरू कर देता है। कोई कि सिपाही राम जो था कोई ऐसा सातिर मुजरिम था नहीं कि जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। इसलिए पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के एक एक बात कहना पुलिस के सामने शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने इधर जो था आलोक कुमार के हत्या के बारे में जो सच्चाई निकल के आती है, पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उसके बताए हुए जो दोस्त होते हैं अपने अरुण यादव और मोनू कनौजिया और संतोष और रानू, पुलिस इन्हीं चारों को लेने के लिए उसी समय कुछ खबरी को भेज देते हैं। पुलिस चारों की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन चारों का कहीं अता पता नहीं चलता है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 2 दिन का वक्त और बीत जाता है। तभी कुछ खबरी को पता चल जाता कि इस समय मोनू कनौजिया और साथ में संतोष और साथ में अरुण यादव, इन्हीं तीनों को पुलिस वहाँ कैसे न कैसे कर खबरी के द्वारा कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। लेकिन जब थाने ले आती है और जैसे तीनों इधर होते हैं सिपाही राम को देख तो थर थर काँपना शुरू कर देते हैं। बिना किसी दबाव के पुलिस के सामने तीनों भी आलोक कुमार की हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा थर थर काँपना शुरू हो जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है हरदोई, उसी के पास सडीला कस्बा पड़ता है और ठीक उसी के करीब फरीदा गांव पड़ता है। उसी फरीदा गांव के रहने वाले होते हैं शिव प्रसाद गुप्ता के टोटल 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और 3 बेटे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह होती है रूबी गुप्ता और लेकिन सबसे बड़ा जो बेटा होता है वह होता है श्याम गुप्ता। रूबी गुप्ता जो होती है जैसे अपने शादी की दरी पर पहुंचते उसी समय उसके जो पिता होते हैं इधर शिव प्रसाद गुप्ता अपनी बेटी की जो शादी होती है बेहतर तरीके ढंग से करवा देते हैं। लेकिन रूबी अपने पति इधर अनिल गुप्ता को साथ लेकर लखनऊ निकल जाती है और उसी कनक बिहार में रहना शुरू कर देती है। वहाँ पर अपने पति के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिताने भी लगती है। लेकिन इसी बीच इधर आलोक जो होता है
आलोक अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाशी में काफ़ी हताश हो जाता है। लेकिन जब उसको नौकरी नहीं मिलता तो उसी बीच उसकी जो अपनी बहन होती है रूबी अपने भाई आलोक और श्याम गुप्ता को दोनों को अपने ही पास बुला लेती है और वहीं अपने ही कमरे में उनको रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रखना शुरू कर देते इधर आलोक और साथ में श्याम गुप्ता दोनों मिलकर नौकरी की तलाशी करते हैं। लेकिन आलोक गुप्ता को ना श्याम गुप्ता को दोनों को उनके हिसाब से नौकरी नहीं मिलता तो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते। इसी बीच आलोक गुप्ता का एक अपना करीबी दोस्त होता है जिसका नाम होता है दिनेश। दिनेश के साथ इधर आलोक की दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती हो जाता है उसी के साथ प्लम्बरी का काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह प्लम्बरी का काम सीख भी लेता है और इधर आलोक को प्लम्बरी का काम करने का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब एक्सपीरियंस हो जाता अपने उसी लखनऊ शहर में जाता अच्छे से इलाकों अच्छे से मकानों में जाकर प्लम्बरी का काम करता जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अब आने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से रास्ते पर चलाना शुरू कर देता और इधर ठीक ठाक पैसे कमाने की वजह से काफ़ी खुशीमय जीवन आलोक बिताना शुरू कर देता है। लेकिन जब आलोक को लगने लगता है कि हमें अपने बहन के पास रहना हमारे लिए संभव नहीं है और इसीलिए तुरंत ही एक नए कमरे की तलाशी करता है। और जब तलाशी करता है तो उसका एक अपना कोई दोस्त होता है, उसी के द्वारा पता चलता है कि यहीं कुछ दूरी पर भोला राम का एक अपना मकान है जो उसमें काफ़ी सारे किराएदार मौके पर काफ़ी सारे कमरे खाली पड़े हैं। लेकिन जैसे इधर आलोक कुमार पता पाता है तुरंत ही उसी भोला राम से जाकर मिलता है और उसी समय उसका कमरा एक किराए पर ले लेता, वहीं पर रहना शुरू कर देता, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताने लगता। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अपने ड्यूटी पर निकल जाता, शाम को जल्दी वापस भी आ जाता। लगभग 5 बजे जब आता तो अपने घर पर रहकर काफ़ी ज़्यादा बोर होना शुरू हो जाता। लेकिन इसी बीच जब अपने घर से बाहर निकलता तभी उसकी नज़र अपने ही पड़ोस की रहने वाली एक औरत होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, जिसकी उम्र होती है लगभग 32 साल के आसपास, जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। उसके पति का नाम होता है राम, जो मौके पर पास जाकर एक कंपनी में जॉब किया करता था। लेकिन जैसे इधर आलोक कुमार की जो नज़र होती है जाकर उस औरत पर पड़ती है, पता चलता उस औरत का नाम है दयावंती, जो देखने में खूबसूरत भी और चंचल भी होती है, बात करने में एक नंबर भी होती है। इधर आलोक जाकर उस औरत से धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन आलोक के मन में वह औरत पूरी तरह से खूबसूरती का घर कर जाती है और इधर आलोक के मन में धीरे धीरे वह भी घर करना शुरू कर देते हैं। इधर दोनों के बीच तो दोस्ती शुरू हो जाती है। वहीं जाकर दोनों के बीच अपनी हर ज़रूरतें अपनी हर ख्वाहिशें जो होते हैं उसी कमरे में रहकर दोनों पूरा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इधर दयावंती का जो पति होता है ज़्यादातर काम पे फोकस करता है, इधर आलोक उसी का पूरा फ़ायदा उठाकर दयावंती के कमरे में अब उसके साथ आए दिन संबंध बनाना शुरू कर देता है। यह संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। ना किसी को पता चलता है ना इसके बारे में, यहाँ तक कि रूबी गुप्ता को भी पता चलता है। अपने बेधड़क इधर आलोक ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे जीते जीते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। इसी बीच आलोक जो होता है अपने पैतृक गांव जाने के लिए तैयारी करता है और उसी बीच गांव भी चला जाता है। लेकिन जब अपने गांव से 1.5 महीने बाद लौटता है देखता है कि वहाँ जो होता है उस समय वहाँ जितने भी किराएदार होते हैं मौके पर सभी खाली कर कहीं चले गए होते हैं। लेकिन जब देखती दयावंती भी वहाँ नहीं रही तो काफ़ी हताश सा हो जाता, सोचने लग जाता कि आखिर दयावंती बिना बताए कहाँ चली गई। 1-2 दिन वक्त गुजारता है, लेकिन जब उसका मन नहीं लगता तो उस समय आलोक कुमार जो होता है एक नए कमरे की तलाशी करता है। तभी उस दुल्लू खेड़ा वहीं पर एक जाना माना मकान मालिक है सिपाही राम, उन्हीं के काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं, उसी में जाकर इधर जो होता है आलोक कमरा लेता वहीं पर रहना शुरू कर देता है। सिपाही राम से भी धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है, अपनी ज़िंदगी उसी कमरे में जीना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच घटना से मात्र 4 महीने पहले एक दिन आलोक कुमार मार्केट जाता है। उसी मार्केट में जाकर सब्जी लेते हुए मुलाकात दयावंती से हो जाता है और दोबारा जाकर उससे दोस्ती बना लेता है। फिर वही बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन दयावंती इस समय देखकर तो काफ़ी खुश हो जाती, कहने लग जाती हमारा तुम्हारे बिना दिल तो नहीं लग रहा है। कहने भी लग जाता है कि आखिर तुम इतने दिन कहाँ थे। वह कहने लग जाती है कि हमारा पति लेकर हमें कहीं दूर चला गया, उसके गली के बारे में पता नहीं होता कि इस गली में हम कैसे आएँ। लेकिन ना जाने कैसे आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हो गया। फिर वहीं दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, फिर दोबारा बातें शुरू हो जाती है। जब बातें शुरू हो जाती है इसी बीच दयावंती कह देती है कि हमें तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, क्यों ना हम तुम्हारे पास आकर एक कमरा ले ले। और जैसी यह बात इधर जो था आलोक कुमार सुनता, दयावंती से कहता है ठीक है हमारे पास आज हम तुम्हें एक नया कमरा यहाँ दिलवा देते हैं। दयावंती अपने पति को साथ लेती है, उसी कमरे में तीसरे दिन पहुंच जाती है। मकान मालिक उधर जो होता है सिपाही राम बैठा होता है, उससे बात करते हैं। सिपाही राम को कुछ जो होता है दयावंती का जो पति होता है कुछ पैसे दे देता है, लेकिन पैसे लेने से इनकार कर जाता है। वह कहने लग जाता किसी अनजान आदमी को कमरा नहीं दे सकते हैं। लेकिन इधर दयावंती जो होती है तुरंत ही उसी मकान मालिक के कमरे में घुस जाती है। तो वहाँ पर आलोक कुमार को पकड़ कर साथ लाती, कहने लग जाती है हमें पहचानता है, हमारे पुराने कमरे किराएदार के एक हिस्सेदार भी थे।
पास जैसे सिपाही राम इधर दयाबंती के द्वारा सुनता, तुरंत दयाबंती को कमराते देता और दयाबंती उसी कमरे में जाकर आराम से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे दयाबंती का जो पति होता काम पे निकलता, इधर आलोक मौका पाता है, दोबारा वही रिश्ता रखना शुरू कर देता है। फिर यह रिश्ता जो था बेधड़क चलने शुरू हो जाता है। लेकिन इससे रिश्ते की जानकारी इधर जो था सिपाही राम के पूरे किराएदार को मालूम हो जाता है। लेकिन इसी के द्वारा जाकर इधर सिपाही राम को पता चल जाता है। और जब सिपाही राम पता पाता है कि दयाबंती और साथ में आलोक के बीच प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो उसी दिन से जो होता है यहाँ अब दयाबंती के ऊपर भी नज़र देना शुरू कर देता है। उसकी खूबसूरती का सिपाही राम एकदम से दीवाना हुआ पड़ा रहता है। वह भी सोचने लगता क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और जब भी इधर दयाबंती सिपाही राम की दुकान पे कोई सामान लेने के लिए आती, तो उससे बैठकर काफ़ी घंटों याद होता है सिपाही राम बातें करता। और इधर दयाबंती भी धीरे धीरे सिपाही राम की तरफ पूरी आकर्षित हो जाती। दयाबंती अपनी मजबूरी को समझकर या जो होता है उस समय अपना दिल पूरा का पूरा सिपाही राम को सौंप देती है। अब दोनों के बीच दोबारा प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। इनका सिलसिला प्रेम प्रसंग का चलने शुरू हो जाता है। तभी एक दिन जो होता है दयाबंती और साथ में आलोक एक ही कमरे में होते हैं। उसी बीच उसकी पड़ोस की रहने वाली एक औरत होती है जो दोनों की एक अवस्था में देख लेती है। और जैसे देखती वह औरत काफ़ी भन्ना आ जाती है, पूरे कमरे वालों को चिल्ला चिल्ला के बता देती है। सिपाही राम जैसी खबर पाता है काफ़ी सन असर रह जाता है। वह सोचने लग जाता कि अब हमारे साथ जो ज़िंदगी बिताएगी वह कोई और नहीं बिताएगी, वह दयाबंती बिताएगी। उसके अलावा उसके साथ कोई नहीं और बिताएगा। वह जाकर आलोक कुमार को समझाता कहने लग जाता है कि तुम अच्छे घराने के लड़के हो, इसीलिए दयाबंती का साथ छोड़ दो। लेकिन आलोक जो था अपने जिद पे अड़ जाता है। तभी वह दयाबंती से मिलना जुलना जारी रखता है। लेकिन इधर दोबारा जैसे ही सिपाही राम को खबर लगता है, उसी समय एक क्रूर फैसला लेता। सोचने लग जाता है कि उन अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए आलोक कुमार को हटा दें, ताकि हमारा रास्ता पूरा साफ हो जाए और दयाबंती को अपने साथ रख ले। और इसी फिराक में सिपाही राम लग जाता है। तभी सिपाही राम के अपने कुछ करीबी दोस्त होते हैं जो सोनू कनौजिया। असल में सोनू कनौजिया जो होता है इसी कनक के सिटी पारा का रहने वाला होता है। लेकिन इधर बबलू जो होता है सुलेमपुर पतरा का रहने वाला होता है। और हिमांशु जो होता है और साथ में इधर संतोष, दोनों उसी इलाके के रहने वाले होते हैं। और वह जो होते हैं उसी बगल में एक किराए के मकान में रहा करते थे। इधर सिपाही राम का जो होता है उनसे काफ़ी ज़्यादा हित व्यवहारी होता है। जब भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती सिपाही राम उधर मदद कर देता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सिपाही राम इधर संतोष और हिमांशु और मोनू कनौजिया के पास पहुंच जाता है। अपने षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी देता है। उसके षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए इधर जो होता है चारों शामिल हो जाते हैं। उनको कुछ पैसे दे देता है और अच्छे समय का इंतज़ार करते हैं। और तभी 12 अक्टूबर 2019 का दिन होता है। वही रात का लगभग 8 बजे का आसपास टाइम होता है। संतोष जो होता है इधर जाकर आलोक कुमार के पास फ़ोन करता है, कहने लग जाता है कि आज तुम्हारे लिए पार्टी है। वो अपने कमरे में होता है। उसी समय बाहर निकलता है और देखता कि वहाँ महफिल जमा हुआ है। काफ़ी शराबे के पैक खुले हुए पड़े होते हैं। उसी शराब के पैक में बैठ कर वह भी आलोक कुमार पैक लगाना शुरू कर देता है। लेकिन उसी वक्त उसको काफ़ी ज़्यादा शराब पिला जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है। और इसी बीच इधर आलोक और साथ में संतोष के बीच कुछ झगड़े तकरार का फ़ायदा उठाकर इधर सिपाही राम और साथ में संतोष और इधर अरुण यादव एकाएक आलोक के ऊपर टूट पड़ते हैं। काफ़ी सारे पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से वहीं घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। होने के बाद तुरंत इधर जो था सिपाही राम एक एम्बुलेंस बुलवाता है। उस एम्बुलेंस में दम कर लेता है। जैसे ही सरकारी अस्पताल के करीब पहुंचने वाला था, उसके बॉडी को बाहर निकालता है और संतोष अपना खुद का बाइक लेकर पहुँच जाता है। उसी बाइक पर जो था इधर मृत अवस्था में आलोक कुमार के बॉडी को डंप करते हैं। डंप करने के बाद अपनी बाइक चलाते हुए उसी मलिहाबाद के ही भोला खेड़ा और तिलसुआ गांव के करीब पहुंचते हैं। देखते वहां पर एक नाला बह रहा होता, उसी नाले में ले जाकर आलोक कुमार के बॉडी को डंप कर देते हैं। फिर इसके बाद अपने चारों घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई सिपाही राम गुप्ता और संतोष और साथ में मोनू कनौजिया और इधर अरुण यादव की तहरीर पर आता, पुलिस की टीम जो है बिना देर किए इन चारों को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहां के कोर्ट में पेश कर देती है। और इन्हीं चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।